नमो नमः। हम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के फोर्थ अध्याय रोग अनुत्पादनीय ये चैप्टर देख रहे थे। उसके अंत की तरफ है हम। तो आज आगे का कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं श्रेया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये श्लोक पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादिषु पूजिताम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो य प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैः एतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सा समुद्यत ही कार्यस्य वयं प्रयतामहे। ठीक है, सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। वेग धारण हमने देख लिया था, उसके बाद पंचकर्म का महत्व देख लिया था। उसके बाद जो धारणीय वेग है वो सब देखा हमने। था काल शोधन, शोधन प्रधान क्यों है। फिर शोधन के बाद रसायन वाजीकरण चिकित्सा हमें प्रयोग करना चाहिए। शोधन के बाद पेशेंट में थोड़ा सा क्षय होता है, धातु क्षय की अवस्था आती है, तब हमें ब्रूहन का प्रयोग करना चाहिए। फिर शोधन आदि प्रयोग करने से क्या फल मिलता है, ये हम कल इस पॉइंट पे रुके थे। ठीक है, तो ये श्लोक एक बार फिर से पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तथा च लभते शर्म सर्व पावक पाटवम धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम रुषताम दैर्घ्यम आयुषः। तो तथा स लभते शर्मा, तथा मतलब इस प्रकार से हमने रसायन वाजीकरण उसके बाद एक संसर्जन क्रम प्रॉपर ये सब हमने अच्छे से फॉलो किया। तो क्या किसकी प्राप्ति हमें होगी। शर्म मतलब सुख, आरोग्य, इसकी प्राप्ति होगी। सर्व पावक पाटवम, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मतलब बहुत ओबीस पेशेंट हो गए, या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हो गए, या डायबिटीज के पेशेंट हो गए जिसमें भी संतर्पण ज्यादा हो गया है, तो इनकी अग्निमांद्य है। अभी हम जब पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले हमने पहले बात किया है कि किसी भी बीमारी का कारण या तो मतलब वातादि दोषों को बोला है, या तो वेग धारण रोग अनुत्पादनीय चैप्टर जो नाम है ये वेग धारण, या तो फिर अग्निमांद्य रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ऐसे श्लोक आए हैं। तो मंदाग्नि जब ये कहते हैं तो सिर्फ जाठराग्नि नहीं कंसिडर करना है, उसके साथ पंच महाभूत अग्नि, उसके साथ हमें धात्वाग्नि, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात बताओ, तो जैसे अभी कोई पेशेंट आ गया वो बोलेगा सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये कर्ण, कर्ण ये कौन से महाभूत का स्थान है। आकाश न। आकाश का। और आकाश मतलब शब्द, एक प्रकार शब्द ग्रहण करता है ना वो। तो ऐसी चीजें खानी है, मतलब मैंने जो जिस सर के पास एक सुना था, प्रैक्टिस किया था, तो उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि आकाश जो महाभूत है उसका स्थान है, तो हमें जिसमें आकाशीय द्रव्य है, आकाश महाभूत ज्यादा है, तो जो आवाज करने वाली द्रव्य है जैसे पापड़ हो गया या फरसान हो गए जिसमें आवाज आता है, वो सब चीजें हमें उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा एक केस मुझे याद है कि एक पेशेंट था जिसको एनोज्मिया था, मतलब उसको स्मेल नहीं आता था, नाक से कुछ गंध वगैरह उसको समझता नहीं था। तो सर ने उसमें जितने भी गंध द्रव्य है जटामांसी ये वो उस टाइप से मेडिकेशंस का यूज किया। तो मतलब मुझे समझ नहीं रहा था जब मैंने उनका सब प्रिस्क्रिप्शन देखा कि पेशेंट बोल रहा है कि इनको गंध नहीं आ रहा है, मतलब स्मेल नहीं आ रहा है, और सब सर सेंटेड द्रव्य यूज कर रहे हैं। जटामांसी ये सब तो हम सोचते हैं कि नींद करने वाली है, मतलब नींद लाने वाली मेडिकेशन है, तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तब फिर मैंने सर से जब पूछा तब सर ने बताया कि ये गंध का स्थान है, पृथ्वी महाभूत का स्थान है, तो तुम्हें इसमें पृथ्वी महाभूत प्लस इसमें गंध द्रव्य है, जटामांसी तगर ये सब मेडिकेशन का यूज किया था सर ने। तो ये एक थिंकिंग, ये एक ओपिनियन, ये एक इंसाइट हमें मिल सकता बट है। उनको गंध ही नहीं आ रहा था ना। हाँ। सर आपने क्या बोला, उनको गंध ही नहीं आ रहा था, उनको तो गंध इससे वाले पृथ्वी महाभूत और गंध इसमें ज्यादा कैसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनको वही तो इश्यू है। हाँ तो तो इंटरनली देना सेंटेड है में। ना वो तो, ओरल रूट से देना है। ओके। हाँ वो खाने के लिए देना है। अभी मैंने आकाश का भी जो बोला पापड़ वगैरह जो है वो उनको खाने के लिए देना है, उनका शरीर में जो निज और आगंतुज है तो निज में कम हुआ है ना वो तो। ठीक यस है। सर। हाँ।
तो ये बहुत सारे, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, अलग अलग वैद्यों के कांटेक्ट में आना है, डिस्कशन करते रहना है। अध्ययन संग्रह, जब बुद्धि मेधा कर गण, सुश्रुत ने एक ऐसा गण मेंशन किया है कि बुद्धि और मेधा बढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक गण किया है कि सतत अध्ययन, गुरु की सेवा, बार बार डिस्कशंस, अलग अलग टाइप्स के जो हम सेमिनार वगैरह ये करते हैं, अभी जो अध्ययन कर रहे हैं ये सब, तो ये अलग अलग टाइप के बुद्धि मेधा बढ़ाने वाले चीजें हैं। ठीक है। तो अभी हमने जैसे देखा सर्व पावक पाटवम, तो पावक मतलब सिर्फ जाठराग्नि नहीं कंसिडर करना है, वो तो पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे भूख नहीं लगता ये सब, तो वो जाठराग्नि हो गया। लेकिन जब डायबिटीज का पेशेंट आता है तो उसमें हमें कंसिडर करना है कि उसके हर एक सेल में जो ब्लड में शुगर होती है वो नहीं एंटर कर पाती है। तो जो उस लेवल पे जो अग्नि है, माइन्यूट लेवल पे, वहां पे अग्निमांद्य है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए हमें पंचकर्म का प्रयोग, एक सही समय तक लंघन करना, और साथ में कुछ मेडिकेशंस और आहार विहार तो रहेगा ही। तो इसका ध्यान हमें करना चाहिए। तो जब उस लेवल की अग्नि, उस धात्वाग्नि का दीपन होगा तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक होगी। अभी प्रमेह के अंदर सब लोग ऐसा कन्वर्जन करते हैं कि शुगर शुगर शुगर, पर अपना जो प्रमेह है आयुर्वेद का, वो प्रकर्षेण मेहति इति प्रमेह, मतलब प्रकर्ष मतलब अधिक मात्रा में जिसमें यूरिनेशन हो वो है प्रमेह। और जो डायबिटीज है एलोपैथी का, वो उसके अंदर हम ब्लड के अंदर शुगर लेवल देखते हैं। तो दोनों का रिलेशन हर बार बैठता नहीं है, तो हमें कंसिडर करना चाहिए, हमें हिस्ट्री लेके समझना चाहिए कि पेशेंट में सिम्टम्स क्या है। तो जब आप रसपाचक या उसका डाइजेशन भी ठीक करोगे तो भी उसके शुगर लेवल्स कम आएंगे, है ना। तो हर बार जो प्रमेह हमें मेडिसिन बताए हैं उसका यूज हमें डायरेक्टली नहीं करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, सिम्टम समझना है, उसके हिसाब से हमें मेडिकेशंस का सिलेक्शन करना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम रुष्यता दीर्घम आयुष्य, तो धी मतलब बुद्धि, वर्ण इंद्रिय वैमल्यम, जो इंद्रिय है उनका विमलता, सब इंद्रिय अच्छे से अपने कार्य करेंगे। वृषता मतलब स्त्री समागम सामर्थ्य, मैथुन शक्ति ये भी है, और उसका बल वो भी दोनों बढ़ेगा। दीर्घम आयुष्य, और आयु जो है वो दीर्घ, जो क्वांटिटी है एज वेल एज क्वालिटी दोनों अच्छी होगी। अगले श्लोक पे जाएंगे। अधुना आगंतु रोगान स उपक्रमात निर्देशति, अभी तक हमने देखा तो व्याधि के दो टाइप्स है, एक है निज, एक है आगंतुज। तो निज मतलब जिसमें वातादि दोष दूषित होके जब व्याधि होती है तो उसको बोलते हैं निज व्याधि। और जब बाह्य हेतु से कोई भी व्याधि होता है तो उसको बोलते हैं आगंतुक। तो अभी मैंने एक बताया था तुमको, अधिकरण, जब भी संहिताकार संहिता लिखते हैं तो उनके दिमाग में जो आएगा ऐसे इस टाइप से लिखते नहीं है, एक क्रम रहता है। चलो अभी मैंने निजी के बारे में तुमको बता दिया, तो अभी ये प्रसंग आया है तो इसलिए चलो तुमको आगंतुज के बारे में बता देता हूँ। तो अभी तक हमने जो देखा निज का था, अभी आगंतुज के बारे में तो क्या बोलते हैं। ये भूत विष वायु अग्निशत भंगादि संभवा राग द्वेष भयादि भयाद्यश्च तेहे शिव राग आगंतवो गदाहा। तो जहां पे ये देखो आगंतुज ट्रॉमा बाह्य हेतु है यहाँ पे। भूत मतलब ये भूत के दो अर्थ हम ले सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया वगैरह वो भी भूत है, और जो भूत बाधा में जो भूत है ग्रह वगैरह वो सब, वो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर विष, अलग अलग टाइप के जो विष है वो पॉइजन्स, दूषी विष, अगध विष, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वो सब इसमें आएंगे। वायु, अग्नि और शत, इन सब से जब आघात हुआ तो वो सब एक हेतु है। भग्न आदि संभवा, और भग्न फ्रैक्चर वगैरह सब जो हुआ, ट्रॉमा हुआ, तो ये भी इसके अंदर एक्सीडेंट्स हो गए, बाइक से गिर गए, तो ये सब आगंतुज हेतु है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये तो हो गए शारीरिक हेतु। अब मानसिक हेतु, राग, द्वेष, भय आदि। तो देखो जब पेशेंट आता है तो हमें उसका शारीरिक हेतु भी ढूंढना है और मानसिक हेतु भी देखना है ना। आज मेरे पास इनफर्टिलिटी के कपल आए थे, तो लाइट नहीं थी, तो पेशेंट जो है मेल और फीमेल, तो मेल दिखाने आए थे, लेकिन जब मैंने नोटिस किया वुमेन को, उनकी वाइफ को, तो बार बार खिड़की से बाहर जो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उनको ये देखा। तो मैंने मेल पेशेंट का नाड़ी पकड़ा और फिर उनको बोला कि आपको बच्चा नहीं है क्या। तो उनकी एज 40 थी, मेल की एज 40, फीमेल की एज 36। तो मैंने बोला आपको बच्चा नहीं हुआ है क्या अभी तक, उसमें इशू आ रहा है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपको कैसे पता चला। तो ये सब हमें नोटिस करना चाहिए। और फिर उनके स्ट्रेस वगैरह, उनको भी इंडाइजेशन की, सोराइसिस के लिए और इंडाइजेशन दोनों कंप्लेंट के लिए आए थे।
तो ये हमारा एक दर्शन स्पर्शन प्रश्न जो आयुर्वेद में बताया गया है, डायग्नोसिंग डायग्नोसिस कैसे करना है। तो सबसे पहला है दर्शन, कि पेशेंट जैसे ही एंटर करता है क्लिनिक में वो क्या कर रहा है, उसके बॉडी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, चलने का एक्शन कैसा है, बोलने का क्या है, सब चीज हर एक चीज नोटिस करनी है। तो वो खिड़की से बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उनको एकदम देर से देख रही थी, तो वो मैंने नोटिस किया और उनको बोला कि आपको बच्चा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला। तो ये एक नोटिस कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ सर इनडाइजेशन आपने का। नाड़ी हाँ। के बेसिस हाँ। पे कैसे जज किया? क्या हुआ? नाड़ी के बेसिस पे आपने कहा ना कि आपने मेल पेशेंट का नाड़ी देखा था, तो हाँ, मोस्टली नाड़ी के बेसिस पे हम कैसे जज कर सकते हैं सर? नाड़ी के ऊपर पित्त का जो लगता है ना, पित्त की नाड़ी जब लगती है तो उसके अंदर उसका मानस इन्वॉल्व रहता है, मन। तो वो स्ट्रेस फैक्टर उसका होगा, जब वो उसकी जो वाइफ थी वो बच्चों की तरफ ऐसे देख रही थी, तो मुझे लगा ऐसे कि उसको बच्चा चाहिए, और वो एक रीजन हो सकता है इन दोनों के बीच में गड़बड़, अनबन का। तो इसीलिए मैंने पूछा उनको कि आपको स्ट्रेस है क्या, तो पहले बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। फिर भी मतलब आपको बच्चा है क्या, फिर वहां से धीरे धीरे बात निकली, तो फिर वो बोले कि हाँ इस वजह से बार बार झगड़ा हो जाता है। IUI IVF सब हुआ था, अभी देखते। अभी तो फिलहाल सोरियासिस और इसकी एसिडिटी के लिए आए थे, देखते हैं बाद में। ठीक है, तो राग द्वेष भय आदि ये मानस हेतु है। मन की कोई भी बीमारी हो तो उसके अंदर राग, द्वेष और भय आदि मतलब क्रोध शोक वो सब, ये सब आ गए। आगंतवो गदाह, गदा मतलब व्याधि। ठीक है, भूतानि च विषम च वायु अग्निश्च शतम च भंगश्च इति द्वंद्व, ये सब जो है वो दो दो के पेयर में बोला है, द्वंद्व। भूत और विष, वायु और अग्नि, शत और भंग, ये सब। त आदि येषाम आगंतुक रोग हेतु नाम त एवं तेभ्यः संभवो येषाम आगंतुक गदानां ज्वरादीनां ते भूतादि संभवाः आगंतो। तो अब जब ज्वर के टाइप्स पढ़ोगे तुम लोग, तो ज्वर अष्ट प्रकार के ज्वर है। वातज पित्तज कफज, दो दो दोष के तीन टाइप, त्रिदोषज एक, और एक आगंतुज। तो अभी के जमाने में हम जो देखते हैं टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या है, आगंतुज हेतु है। मतलब इंटरनली दोष प्रकोप हुआ और उसके बाद बुखार आया, ऐसा नहीं होता है टाइफॉइड डेंगू मलेरिया में। उसमें मच्छर काटता है, या तो हमें कोई और हेतु एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं आगंतुज व्याधि। ठीक है, फिर आगंतु हेतु प्रभवंत्वात् आगंतवो गदाह उच्यन्ते इति अर्थः। तो जिस आगंतु व्याधि किसको बोलते हैं, जिसके हेतु आगंतुज रहेंगे उसको आगंतु व्याधि बोलेंगे। न केवलम एतत् एव गदाह किंतु राग द्वेष भय आदि आगंतवो गदाह स्युः। तो ये सब जो है राग द्वेष मानस फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अधुनम ऐशाम चिकित्सा निर्दिशति, अभी ये जो हमने आगंतुज व्याधि देखा उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। त्याग प्रज्ञापराधानाम इंद्रिय उपशम स्मृति ही देश काल आत्मविज्ञानम सदृतस्य अनुवर्तनम अथर्व विहिता शांति ही प्रतिकूल ग्रहार्चनम भूतादि संस्पर्शन उपायो निर्दिष्टश्च पृथक पृथक अनुत्पत्ति समासेन विधिर एष प्रदर्शितः निज आगंतुज विकाराणाम उत्पन्नानाम च शांति। ठीक है, तो अभी चिकित्सा बताए हैं। त्याग प्रज्ञापराधान, तो त्रिविध हेतु क्या है, त्रिविध हेतु। सर वो काल अर्थ कर्मणाम योगो ही निमित्त मात्रा का हो गया। हाँ, तो काल अर्थ कर्म उसका ही एक और सिनोनिम टाइप में है, प्रज्ञापराध, इंद्रियार्थ हाँ ये संयोग। सर हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वही। हाँ, तो प्रज्ञापराध जो है ये सभी व्याधि का कारण, यहाँ पे फिर से एक बार प्रज्ञापराध को बोला गया है। तो प्रज्ञापराध मतलब जो हमें पता है कि ये गलत है फिर भी वही करना, उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। मुझे पता है कि मैं रात को रात्रि जागरण करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, तो अगले दिन मुझे इंडाइजेशन होगा, मेरा अगला रूटीन खराब हो जाएगा, मुझे सब पता है। लेकिन फिर भी मैं अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और वो चीजें करता हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। तो उसकी चिकित्सा क्या है आगंतुज व्याधि की? त्याग प्रज्ञापराधानाम, जो भी प्रज्ञापराध हम करते हैं उसका त्याग करना। इंद्रिय उपशम, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है, इंद्रियों का उपशमन करना, उससे जो इच्छाएं प्रकट होती है उसके ऊपर कंट्रोल रखना, इसको बोलते हैं इंद्रियो उपशम। थोड़ा सा हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट, कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
तो उसको इंद्रिय उपशमन को, इंद्रियों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। स्मृति ही, अब ये तुम लोग जरा दिमाग लगाओ और उस पर मुझे बताओ कि स्मृति मतलब यहाँ पे चिकित्सा में स्मृति मतलब क्या, और उसका यूज हम चिकित्सा में कैसे करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर डालो और फिर मुझे गेस करो कोई भी। सर चिकित्सा रूप में क्या? हाँ, स्मृति मतलब क्या। सर अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति। हाँ, तो इसका यूज चिकित्सा में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हो तुम। सर तो पहले जो हम कौन से भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, तो अगर वो ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए सफल होता है, तो आगे जाके भी अगर सेम पेशेंट आया, तो हमारी स्मृति हाँ। ये होगी कि हमने ये किया हुआ है, तो उस अनुभव से हम लोग स्मृति रख के वो पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दैट कैन बी वन पार्ट। हाँ, तो ठीक है, ये जो बोला वो स्मृति ये हमारे लिए आ गया, मतलब तुमने जो बताया वो वैद्य के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे ये एज अ ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट को स्मृति, पेशेंट को हम बोलते हैं ना कभी कभी कि आप ध्यान में रखो, हाँ अगर सर, तो आपको मतलब। रखना पड़ेगा कि मेडिसिन खाना है हाँ, वगैरह उस में। वो भी है, और पेशेंट को हम बोलते हैं ना कि अगर पेशेंट समझो, एक पेशेंट आज आया था, उसको शीत पित्त का तकलीफ था, अर्टिकेरिया का, तो वो उसने बोला, मैंने बोला आप ध्यान लगाओ और मुझे बताओ कि आपको कुछ 3-4 महीने में क्या चेंज हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हमने शेंगदाने का तेल यूज करना अभी स्टार्ट किया है। तो ये स्मृति है, पेशेंट को पूछना है हमें कि आपको किस चीजों से तकलीफ होती है, कौन सा हेतु करने के बाद आपको तकलीफ होती है और क्या करने के बाद अच्छा लगता है, तो ये स्मृति कि एनालाइज करना खुद को। तो ये स्मृति का यूज हम पेशेंट को बोल सकते हैं, आप डेली एक 7 दिन का टाइम टेबल बनाओ, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जिस टाइम पे करते हो, वो सब लिखो एक नोटबुक में, और वो फिर अगली बार आओगे तो लेके आओ कि सोराइसिस हो गया, पीसीओडी हो गया, ये जो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, इनमें रिलैप्स बहुत ज्यादा होता है, रिलैप्स। तो जैसे ही वो हेतु सेवन करते हैं ना, तो वो बीमारी फिर से आता है और फिर हमारे पास आते हो कि सर इतना पंचकर्म किया, ट्रीटमेंट लिया, फिर भी फायदा नहीं। तो इसमें हमें पेशेंट को याद करवाना पड़ता है कि आप याद करो, कुछ तो खाया होगा आपने, पनीर खाया होगा, मिल्क शेक लिया होगा, ब्राउनी खाया होगा, ये सब कुछ भी। तो स्मृति का मतलब ये है कि आपका जो अनुभवजन्य स्मृति ज्ञानम स्मृति ही, तो उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देश काल आत्मविज्ञानम, जो देश, काल, आत्मा, पेशेंट का प्रकृति क्या है, देश कौन सा है, कौन से देश में हम हैं, मेडिसिन कौन से देश की है, काल कौन सा शुरू है पेशेंट के अंदर, उसकी अवस्था क्या है, और आत्मविज्ञान में उसकी प्रकृति वगैरह क्या है, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। सदवृत्तस्य अनुवर्तनम, तो इसके पहले जो 3 चैप्टर्स है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, उन सब के बारे में, और सदवृत्त का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आया है, तो उनको फॉलो करना। अथर्व विहिता शांति, प्रतिकूल ग्रह अर्चनम, तो जब कभी कभी ग्रह जो है वो प्रतिकूल हो जाते हैं, ग्रह बाधा हो जाती है, तो उस समय उस ग्रह का अर्चन, उनकी पूजा करना, और अथर्व वेद में जो विहित मतलब बताई गई शांति के उपाय हैं उनको फॉलो करना। मंत्र चिकित्सा वगैरह जो है, ये भी हमारे आयुर्वेद में एक पार्ट है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंशा जरा वृषा, तो जो ग्रह चिकित्सा है उसके अंदर, अभी चिकित्सा के भी 2-3 टाइप्स है, दैव उपाश्रय और युक्ति उपाश्रय और सत्वावचय। तो दैव उपाश्रय के अंदर शांति, होम, ये सब जो है वो सब इसमें आता है। फिर उसके बाद भूतादि स्पर्शन यो उपायो निर्दिष्ट पृथक पृथक, उसके बाद जब आगे हम उत्तर स्थान देखेंगे, उत्तर तंत्र, तो वहां पे हर एक चैप्टर में कुछ चैप्टर स्पेसिफिक बताए हैं भूत बाधा के लिए, और उसमें क्या उपाय करना चाहिए वो भी निर्दिष्ट बताया है, पृथक पृथक मतलब रिस्पेक्टिवली, हर एक चीज के, हर एक भूत बाधा के अलग अलग हमने बताए हैं। अनुत्पत्ति समासेन विधिर एष प्रदर्शितः, तो अनुत्पत्ति जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है जो व्याधि, उसको रोकने के उपाय विधि एष इस प्रकार से प्रदर्शित बताया है, दिखाया है। निज आगंतुक विकार नाम उत्पन्न नाम च शांतये, और जो निज या आगंतुक विकार उत्पन्न हो गए हैं उनकी शांति के लिए भी हम इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भी टीका देखते हैं। प्रज्ञा या अपराधा असाधु आचरणानी, जो सही आचरण नहीं है, जो हमें पता है ये गलत है, वो फिर भी करना, उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। तेषाम त्याग, तो ऐसे चीजों का, असाधु आचरण जो भी है उनका त्याग करना चाहिए। तथा इंद्रिया नाम, इंद्रिय मतलब चक्षु आदि जो पंच इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, उन सब का रूपादि विषय अति प्रवृत्तानाम संयमनम,
तो अभी देखो, इंद्रिय और उसके अर्थ, उसके संयोग जो है वो चार टाइप से होते हैं। कैसे? इंद्रिय और अर्थ का संयोग कैसे होता है, मतलब एक होता है सम्यक योग, एक होता है अयोग, अति योग और मिथ्या योग, है ना। तो ये जो है इनके ऊपर इसका सम्यक प्रयोग होना इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय उपशम मतलब इंद्रियों का उसके अर्थ से सम्यक प्रयोग होना। हीन, मिथ्या, अति, मात्रा का, हाँ, ये तीन चीजों को अवॉइड करना है। तो इंद्रियों पे संयम रखना है। फिर उसके बाद अशुभ रूपे वा विषय प्रवृत्ता नाम संयमनम, तो जो अशुभ रूप है उस वैसे विषयों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए। अलुलुपते इति अर्थः, अलुलुप मतलब कंट्रोल रखना चाहिए। तथा स्मृति अतीतार्थादि स्मरणम, जो पास्ट में अतीत मतलब जो पास्ट में हुआ है उसका स्मरण रखना है। एक वैद्य के लिए भी, जैसा उसने श्रेया ने बोला कि अगर हमें ध्यान में रखना चाहिए कभी कभी पेशेंट की हिस्ट्री। अभी एक केस बताता हूँ मैं, कि मेरे पास एक सोरियासिस का पेशेंट स्टार्ट था। हम्म, दो तीन फॉलोअप हो गए 7 7 डेज के, पर पहले स्टार्टिंग में उसको अच्छा रिजल्ट था। फिर बाद में उसको किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन की मेडिसिन मैंने, तकलीफ ज्यादा थी किडनी स्टोन की, तो मैंने किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट से उसको और जल्दी उपशय मिला। फिर बाद में थोड़े दिन उसका किडनी स्टोन का पेन वगैरह चला गया, मैंने वापस सोरेसिस की मेडिसिन पे शिफ्ट किया उसको, लेकिन फिर से सोरेसिस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो ऐसा 15 दिन, मैंने बोला देखो और 7 दिन देखो, 15 दिन, 21 दिन ऐसे हो गए। फिर भी उसका सोरियासिस जो है वो बढ़ रहा था। फिर उसने मुझे याद दिलाया कि सर आपने जो स्टोन की मेडिसिन दी थी ना, तो उससे अच्छा रिजल्ट था। तो मैंने जब खोल के देखा, तो उसमें मैंने ध्यान दिया कि इसमें जो मेडिसिन यूज किए हैं वो तो भले ही स्टोन पे काम करे, लेकिन एक टाइप से लेखन भेदन ऐसे कर्म है उनका। और सोरियासिस जो है ये कफ प्रधान व्याधि, जो कुष्ठ है। तो फिर से वो मेडिसिन यूज किए, और फिर उसको रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे स्मृति, ये कैसे हर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि पेशेंट कब बोलता है किस मेडिसिन से क्या करने से उपशय मिलता है, कौन सा पंचकर्म, स्नेहन करने के बाद मिला, स्वेदन करने के बाद मिला, रुक्ष पोटली करने के बाद मिला, कि स्निग्ध पोटली करने के बाद मिला। ये सब हमें ध्यान में, हमें स्मृति अच्छी रखनी पड़ेगी। फिर देश इत्यादि, देश काल इन सब का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। तो देश मतलब जंगल आदि जो देश है वो, काल मतलब शीत आदि, आत्म मतलब वात, प्रकृति आदि, एश विज्ञानम अवबोध, इन सब का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। तथा च सताम वृत्तम चरितम सदवृत्तम, जो सही आचरण करना, तस्य अनुवर्तन, और ऐसा नहीं कि आज किया, हफ्ते में एक दिन अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा, बाकी 2 3 दिन गैप, ऐसा नहीं चाहिए। तस्य अनुवर्तन, डेली हैबिट होना चाहिए वो सब। निज आगंतु, निजा नाम आगंतु नाम च विकाराणाम अनुत्पत्ति, ये सब हमने फॉलो किया, तो चाहे वो निज हो या आगंतुष हो, ये दोनों अनुत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति होगी ही नहीं। समासेन, संक्षेप है ना, विधिर एष, त्याग मतलब ये सब विधि हमने फॉलो किया तो। फिर उसके बाद उत्पन्ना नाम इत्यादि च समुच्चय, और जो व्याधि हुई नहीं है वो तो होगी ही नहीं, और जो हुई है उसका भी शमन हो जाएगा। तो न केवलम निज आगंतु नाम रोगा नाम अनुत्पत्ति विधि ऐसा प्रोक्त, तो सिर्फ जो निज आगंतु जो उत्पत्ति हुए वो उत्पन्न नहीं होंगे, प्लस यावद उत्पन्न नाम जाता नाम च शांति, और जो उत्पन्न हो गए हैं उनकी भी शांति हो जाएगी। अगले श्लोक पे जाते हैं। शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधनम ग्रीष्मजम अभ्रकाले घनात्यय वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतुजान न जात। तो अभी यहाँ पे हमने पंचकर्म की बात की थी, तो पंचकर्म किस सीजन में करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है, जो कि आप लोग को पहले से पता है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। शीतोद्भवम दोष चयम वसंते, शीत काल में उद्भव हुआ जो दोष है, जब वो संचित होता है तो वसंत काल में उसका प्रकोप होता है, और उस समय उसका शोधन करना है। तो शीतकाल मतलब कौन से ऋतु? शिशिर एंड वसंत। शिशिर और हेमंत। सर हेमंत, हेमंत और हाँ शिशिर, सॉरी। हाँ हाँ। तो हेमंत और शिशिर जो है ये शीत ऋतु है, इसमें कफ का संचय होता है, और उसके बाद वसंत में उसका प्रकोप होता है, तो तब हमें वोमन पंचकर्म करना है। ये किसके लिए बोला है कि मतलब बाकी सीजन्स में भी हम वोमन पंचकर्म कर सकते हैं, लेकिन जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट वसंत ऋतु में होता है वैसे एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आगे आएगा वो कहीं ना कहीं पे, देखेंगे तब। विशुद्धन ग्रीष्मजम अभ्र काले, अभ्र मतलब बादल। तो ग्रीष्म में जो वायु प्रकोप होता है, वात प्रकोप होता है, जब ऋतुचर्या चैप्टर हम देखेंगे तो वहां पे हर सीजन में कैसे कैसे कौन सा दोष बढ़ता है, कौन से गुण से बढ़ता है,
ये बताया है। तो अभी फॉर एग्जांपल ग्रीष्म की बात की है तो यहाँ पे वात का प्रकोप होता है, वात का संचय होता है, अभ्र काल में उसका प्रकोप होता है। तो उस समय में हमें बस्ती से उसका शोधन करना है। घनात्यय, घन मतलब फिर से बादल, अत्यय मतलब, घनात्यय मतलब जब बादल बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वर्षा ऋतु, तो वहां पे फिर से पित्त का प्रकोप होता है। वार्षिकम आशु सम्यक, तो हमें तब शरद ऋतु में पित्त का विरेचन करके उसका शोधन करना चाहिए। सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतु जानना जातु। तो देखो, जो ऋतु में होने वाले, सीजनल चेंज से होने वाले जो दोष प्रकोप होते हैं, उनकी चिकित्सा हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो पंचकर्मा सिर्फ बीमारी होने के बाद ही, कोई बीमारी उत्पन्न हो गया, कोई किसी स्पेसिफिक प्रकृति के लिए, ऐसा नहीं है। सीजनल पंचकर्मा हम स्वस्थ रहने के लिए भी कर सकते हैं, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। रोगान ऋतुजान न जातु, हर सीजन में होने वाले बीमारी नहीं होंगे। जैसे वसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है तो उसकी वजह से श्वास के पेशेंट बढ़ जाते हैं, सोराइसिस के पेशेंट बढ़ जाते हैं। फिर वहीं शरद ऋतु के अंदर जो अर्टिकेरिया है या एसिडिटी है या रक्त और पित्त से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो सब बढ़ जाती है। तो उसमें नेचुरली हमें उसमें विरेचन करके, रक्तमुक्षन करके शरद ऋतु में उसका चिकित्सा करना है ना। टीका देखते हैं। शीत शब्देन हेमंत शिशिर आख्य ऋतु दो अपि गृह्यते, तो दोनों, हेमंत और शिशिर शीत ऋतु से कंसिडर करना है। तत्र उद्भवे जन्म यस्य दोष चयस्य असौ शीतोद्भवो दोष चय तम वसंते विशोधयन्, तो जो दोष प्रकोप, दोष संचय शीतकाल में, मतलब हेमंत और शिशिर में हुआ है, तम वसंते विशोधयन्, उनका निर्हरण वसंत ऋतु में करना है। ग्रीष्मजम अभ्र काले, अभ्र मतलब वर्षा काल में, दोष चयम विशोधयन, जो दोष चय हुआ है वो वर्षा ऋतु में वायु का शोधन करना है। तथा वार्षिकम घनात्य शरदी, मतलब शरद ऋतु में पित्त जो प्रकोप हुआ है तो उसका शोधन करना है। आशु यथोक्तम कालम अनुलंघयन, तो ये जो उल्लंघन, काल का उल्लंघन हमें नहीं करना है। अगर दोष प्रकोप दिख रहा है तो उस ऋतु में किया तो ज्यादा फायदा मिलेगा। सम्यक, सम्यक शोधन करना यथावत। त्रिविधम अपि दोषचयम विशोधयन ऋतुजान रोगान न जातु, तो उस ऋतु में होने वाले जो रोग है न जातु, वो नहीं होंगे। कदाचित प्राप्नुति आसादयति। वसंते विशोधयत इत्यत्र वसंत प्रारंभ एवं चैत्र मासी, चैत्र मास में करना है विशोधयति, बोधव्यम प्रत्यवायात। तथा ही ऋतुद्वय संचितस्य दोषचयस्य चैत्रे विशोधन क्रियाक्रम रोगानिकम कुर्यात् घनात्ये वार्षिकम इति अत्र अंत्यात् घन विनाशे शरद पश्चिमे भागे विशोधयति बोधव्यम, तो वही एक्सप्लेन किए। वार्षिके ही दोषम एक, ठीक है आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13 में ये श्लोक फिर से आएगा कि श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासी साधारण क्रमात्, ये साधारण ऋतु है, साधारण मास है। तो ग्रीष्म वर्षा हिमचिता, ग्रीष्म में, वर्षा में और हिम में जो संचित दोष है, वायु पित्त आदि, इनका निर्हरण करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक, मुझे लगता है ये शायद लास्ट श्लोक है। देखो, तो आयुर्वेद वैद्य जो है, आयुर्वेदिक वैद्य, ये बाकी सब डॉक्टर से अलग है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चिकित्सा नहीं पढ़ते, उसके साथ में हम एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो ये श्लोक देखो। नित्यम हिता आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयसु असक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगः। तो जब अरोगी, निरोगी रहना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नित्यम हिताहार विहार सेवी, नित्य मतलब कंसिस्टेंटली, हितकर आहार विहार, ये तो सब बोलते हैं, हर एक वैद्य बोलेगा कि आहार विहार फॉलो करो, लेकिन ये सब चीज नहीं बोलेंगे बाकी का जो है। समीक्षाकारी, समीक्षा मतलब हर एक चीज, कोई भी चीज करने से पहले उसका समीक्षा, समीक्षा करना, उसके बारे में सोच विचार करना, ऊहापोह करना, ये एक सही वैद्य को ये पता होना चाहिए, उसके पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। विषयसु असक्त, किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज का लिमिट फिक्स होना चाहिए। दाता, दाता मतलब देना। हमारा स्वभाव जो है ये, अभी इंटरनल हीलिंग तुमने देखा होगा, बहुत सारे आ रहे हैं, रेकी हो गया, चाइनीज मेडिसिन हो गया, या नेचुरोपैथी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? इंटरनल हीलिंग कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, इनको क्या चाहिए? लोग रिटायर होके इंटरनल हीलिंग के लिए ऋषिकेश वगैरह में जाके टाइम स्पेंड करते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग?
इंटरनल हीलिंग करते हैं, तो वो सब इन चीजों से मिलने वाला है कि दाता, कुछ भी अपने लिए मत मांगो, दूसरों के लिए मांगो, दूसरों के लिए जियो। समह, हर अवस्था में, हर एक स्टेज में, ज्यादा जब खुशी का अवसर आया तो ज्यादा खुश नहीं होना है, जब तकलीफ आई तो ज्यादा दुखी नहीं होना है। सत्यप्रभ, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। क्षमावान, फॉरगिव करने की आदत। आप्तोप सेवी, अपने से बड़े, अपने से जो रिस्पेक्टेड हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। च भवति अरोगः, तो इसमें अरोगी, निरोगी रहने के ये सब उपाय हैं। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सोनु श्रीमद् विरचितायाम अष्टांग संहितायाम सूत्र स्थाने रोग अनुत्पाद्य नाम चतुर्थ अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए बच्चों ने बोला था कि 12th चैप्टर हम लेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। तो 12th चैप्टर का नाम है दोष भेदीय। दोषादि विज्ञानीय अनंतरम, तो इसके पहले का जो चैप्टर है 11th चैप्टर, उसका नाम है दोषादि विज्ञानीय अनंतरम। उसके बाद दोष भेदीय अध्याय आरंभ। यतो दोष भेदम अनंतरेण दोष विज्ञानम सम्यक न उक्तम स्यात् पूर्वम अस्मिन् अध्याय बहुवक्तत्वात् दोष भेदो न उक्त इतिहा। तो पिछले चैप्टर में हमने दोष भेद के बारे में बहुत सारा देख लिया, इसलिए न उक्त, फिर से हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। अथा तो दोष भेदी अध्याय व्याख्यास्यामि इत्यस्मात् अत्रादयो महर्षयः पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो अष्टांग हृदय में जो चिकित्सा के जो प्रिंसिपल्स है, 10वां 11वां 12वां 13वां चैप्टर, उसके बाद 15 चैप्टर, ये प्रिंसिपल्स है आयुर्वेद के। ये सब ये तुमको याद होने ही चाहिए। ठीक है, वायु का स्थान कौन सा है, वायु के लक्षण कौन से है, वायु के प्रकार कौन से है, कौन से वायु का क्या लक्षण है, कौन से वायु के प्रकोप को क्या हेतु है, उसकी चिकित्सा क्या है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। इसी पे हमारा आयुर्वेद की चिकित्सा टिकी हुई है। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछो, डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर, 2 मिनट है। किसी को कुछ डाउट है?